प्यारे बच्चों, अगर क्लास 9th का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अक्सर बच्चे इस चैप्टर से दूर भागते हैं, इसके क्वेश्चंस को करने से घबराते हैं, रीजन कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इसी चैप्टर के टॉप के 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। और बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के टॉप के 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, और कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोगों को पता है, मेरी पहले की वीडियोस में भी आप लोगों ने सुना है कि मैं कोई भी इजी क्वेश्चन इसमें नहीं उठाता हूं। अगर कोई इजी क्वेश्चन रहता है तो बच्चों वो FAQ रहता है। FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। वरना उनके अलावा सारे क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में मतलब वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर के साथ उनकी पूरे की उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, Which of the following statements are correct for the Thomson's model of atom? आपको थॉमसन का मॉडल बच्चों पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। एटम was considered as a positive charge pair। बिल्कुल बच्चों, ये स्टेटमेंट ठीक है। उसने माना था कि एक एटम जो होता है पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज ना बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरा का पॉजिटिव चार्ज पेयर है। और इसके अंदर क्या है, कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज क्या है, इम्बेडेड है बच्चों, ठीक है। जैसे कि तरबूज के अंदर पूरा जो लाल वाला हिस्सा रहता है, एडिबल पार्ट, उसे आप पॉजिटिव चार्ज समझिए। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और उसके अंदर जैसे बीज जो है स्प्रेड होते हैं, उसके सीड्स, उसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि नेगेटिव चार्ज, वो क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली इम्बेडेड है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर है बच्चों, ताकि पूरा का पूरा एटम वो रह सके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ये था थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बच्चों, कि एटम जो है उसे पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर माना गया था। मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। बिल्कुल बच्चों, मास ऑफ द एटम नहीं बच्चों, चार्ज ऑफ द एटम था, ठीक है। वैसे मास भी बच्चों उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, यस, ये भी उसमें बताया गया था कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बड़ा ज्यादा नहीं होता नेगेटिव चार्ज से, दोनों बराबर रहते हैं, ताकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। एटमिक मॉडल वाज कंपेयर्ड विद वाटर मॉडल एंड प्लम पडिंग। बिल्कुल बच्चों, इससे उसने कंपेयर किया था। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा कहां लिखा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें पहले 4 स्टेटमेंट दी हुई है, अब बच्चों को चारों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, तब जाकर के वो आंसर कर पाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिर से वैसा ही क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। इस बार क्या दिया है कि सल्फर इज अनस्टेबल एंड सल्फर का आयन H2 नेगेटिव लिखा है बच्चों ये, ठीक है। सल्फर का आयन, एनायन, वो कह रहे हैं कि स्टेबल होता है, लेकिन सल्फर अनस्टेबल होता है। बच्चों ये स्टेटमेंट ठीक है। सल्फर जो है वो क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है 286। सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? KLM शेल में कुछ इस तरह से 16 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों, है ना। तो यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल है। स्टेबल कौन से होते हैं? जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। ये इसका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल है बच्चों, यानी कि रिएक्ट करना चाहेगा भी, स्टेबल नहीं हुआ है। जबकि H2 नेगेटिव जो है ना, ये H2 नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28 ओनली, सॉरी 288,
288। सर इसकी 8, यहाँ पर 8 कैसे आ गया, यहाँ तो 6 था, सल्फर के पास तो 6 होते हैं बच्चों, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कहीं बाहर से, तभी तो उसके ऊपर चार्ज देखो 2 नेगेटिव का आया हुआ है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग लिए हैं। अब देखो आउटर मोस्ट शेल पूरा भर गया या नहीं भर गया, भर गया, तो ये हो गया स्टेबल बच्चों, सल्फर का एनायन स्टेबल हो गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यूरेनियम 238 इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम 238 नहीं बच्चों, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है फ्यूल के लिए। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल तो किसी और चीज के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। अगला देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन्स इक्वल इन अ न्यूट्रल एटम। बिल्कुल बच्चों, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर रहती है ताकि एटम पूरा न्यूट्रल रह सके। आप देखते हो किसी एटम पर शुरुआत में कोई चार्ज होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन पर जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, किसी पर चार्ज देखा है? नहीं। चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करते हैं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो न्यूट्रल पर बच्चों कोई भी चार्ज नहीं आता। ठीक है, न्यूट्रल एटम पर कोई भी चार्ज नहीं आता। कैथोड रेज, हाँ तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कैथोड रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। कैथोड रेज को कैनाल रेज बोलते हैं? नहीं बच्चों, कैथोड रे का तो कोई दूसरा नाम है ही नहीं। एनोड रे को कैनाल रेज बोलते हैं, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बारीकी से आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी में। ठीक है बच्चों, वीडियो को पहले पॉज करके खुद आंसर दिया करो, और अगर गलत जाता है तब उस पर काम किया करो। ठीक है, और अगर सही जाए तो क्या करें सर? तो बच्चों खुश हो जाया करो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी कितनी होगी भाई? एक एटम, कोई भी एटम मान लीजिए एक्स एटम है, उसके प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 3 प्रोटॉन है बच्चों। प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करा जाता है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। और बच्चों इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स की संख्या है बच्चों 4। ठीक है, अच्छा तो जितने प्रोटॉन्स हैं 3, न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों 4, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे कहते हैं, जिनका सम होता है उसे कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, ठीक है, यानी कि 4 और 3 7 जो है इसका क्या है? मास नंबर है सर। तो मास नंबर को कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। तो बच्चा कौन एटम बन गया? ये साफ साफ दिख रहा है, ये बन गया, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है बच्चा। ये लिथियम को ही तो लिखते हैं ऐसे, ये लिथियम को ही तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी? लिखी जाएगी 2,1। के शेल में 2 और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन गई बच्चों? 1 बन गई। तो कहाँ है ऑप्शन? यहां है सर ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 1 वैलेंसी हो जाएगी उसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसे कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है ना, उससे अगर एक हल्का सा स्टेप अगर आप हल्का सा और आगे रखेंगे ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाएंगी। तो बच्चों हो सकता है किसी स्कूल में टीचर्स ने करवाया हुआ हो तो वो एग्जाम में दे सकते हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है। ठीक है बच्चों, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों वो स्पीसीज होंगी, ध्यान सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी, भले ही उनके एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट ही क्यों ना हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम हो सकते हैं? सभी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं सर। ठीक है, तो बच्चों देखो एटम्स में तो अलग अलग होते हैं, न्यूट्रल एटम में तो, लेकिन अगर उन पर चार्ज आ जाए तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाए। जैसे इसमें देखो बच्चों, पहला ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, सोडियम। बच्चों सोडियम के पास वैसे तो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 281 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन सोडियम का आयन है वहां पर, कैटायन,
पॉजिटिव चार्ज, और वो कब आया होगा, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। कर दिया लूज, तो ये है सोडियम कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम की देखो बच्चों जरा, मैग्नीशियम के पास वैसे तो होते हैं बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन्स, जिनको कि ऐसे फिल किया जाता है 282 में, लेकिन बच्चों अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो, क्या सोडियम और मैग्नीशियम दोनों अलग अलग एटम के आयंस हैं, लेकिन क्या दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है ना बराबर। तो बच्चों यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो बच्चों ऐसे स्पीसीज को कहेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिथियम देखो बच्चों, लिथियम के पास कितना होता है, लिथियम के पास अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है 2,1। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा Li पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव। अब देखो बच्चों ये तो नहीं बनाना, इनके साथ पेयर नहीं बनाना, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं है। आपको ऐसा 3 का पेयर छांटना है जिसमें सबके पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों कौन सा, ये वाला। ठीक है, देखो इसके पास भी बच्चों 2,28 रहेगा, सोडियम के पास भी, एल्यूमिनियम के पास भी 28 रहेगा, और ऑक्सीजन के पास मैं करके दिखा देता हूं बच्चों। सोडियम का तो मैंने बता दिया, देखो 28 ऐसे रहेगा, है ना। एल्यूमिनियम का देखो कैसे रहेगा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 283। ठीक है, लेकिन जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव। तो बन गया या नहीं एल्यूमिनियम किसके जैसा, सोडियम के आयन जैसा बन गया ना। और बच्चों ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना ऑक्सीजन की, वो होती है 2,6, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, और ऐसे लिखा जाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को। हाँ सर ऐसे लिखा जाता है। अब क्या होगा बच्चों, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मांगे गए हैं, इसके पास आए हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का आयन और सोडियम का आयन, क्या तीनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है ना। तो इसीलिए तीनों का पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पेयर है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है बच्चों। अगर आप सी और डी में देखोगे तो उनमें भी आपको पेयर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम पेयर नहीं बना रहा है, और यहाँ पर नाइट्रोजन भाई साहब पेयर नहीं बना रहे हैं इनके साथ। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आया या नहीं क्वेश्चन में, कसम खाओ, माँ कसम खाओ अपनी। ठीक है, चलो ये मजाक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, जिसने भी ये स्लाइड बनाई है। मैंने तो क्वेश्चन दे दिए थे, बनाए किसी और ने। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम का आयन कितने होंगे। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझो। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 यानी कि प्रोटॉन भी 13, और क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 13। ठीक है, जब एटम न्यूट्रल होता है ना बच्चों, उसके पास प्रोटॉन भी उतना ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रहते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही रहता है। कब, जब तक एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया हुआ है तब तक, जब तक वो न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा तो उसके 13 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाएगा, उसके 13 इलेक्ट्रॉन्स को सर ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, 283 से। ठीक है सर, लेकिन बच्चों जब वो आयन बना लेगा Al3 पॉजिटिव, कैसे बनाएगा, जब वो स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं ऐसी चाहत में, ठीक है, वो क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, निकालेगा, लूज करेगा, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए 28, और वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए किसके जैसा, नियोन के जैसा। नियोन भाई साहब स्टेबल एकदम उनके जैसा हो जाए। तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अंदर से बच्चों, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा Al3 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स 3 निकल गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2,8 ये रह गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और बच्चों प्रोटॉन पहले कितने थे, प्रोटॉन सर पहले 13 थे, और अब कितने हैं, अभी भी 13 ही रहेंगे बच्चों प्रोटॉन। क्यों सर, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, प्रोटॉन्स थोड़े ना गए हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स थोड़े ना गए हैं। और सर न्यूट्रॉन, बच्चों न्यूट्रॉन्स पर भी कोई, न्यूट्रॉन्स भी बताने क्या, अच्छा न्यूट्रॉन्स भी बताने हैं। तो बच्चों प्रोटॉन्स और
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये रहे प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 13, जितने थे उतने ही, इनकी लूजिंग या गेनिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग या गेनिंग होती है, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। उसको कैसे देखा जाता है, देखो ये रहा एल्यूमिनियम का एटम, और यहाँ लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर जो कि 13 है, और यहाँ लिखा जाता है उसका मास नंबर जो कि कितना होता है 27 होता है बच्चों एल्यूमिनियम का। आपको 20 तक के सबके सब 20 तक के एलिमेंट के सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चों देखो मास नंबर कितना है 27, और आपको बता दूं मास नंबर कैसे आता है। तो बच्चों मास जो है ना मास, वो न्यूक्लियस का जितना मास होता है ना बच्चों, उसी को जो है एटम का मास कंसीडर करते हैं, केवल न्यूक्लियस को। क्यों सर, बाहर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही हल्के होते हैं, उनका मास नेग्लिजिबल माना जाता है। इसीलिए जो मास नंबर है वो न्यूक्लियस के मास से आता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बच्चों ये जो 27 है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है 27। अच्छा जिसमें से आपको पता है 13 तो कौन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 13 हो गए। अब बचे न्यूट्रॉन, तो बच्चों न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो देखो n + 13 = 27 है ना, इन्हीं दोनों का सम तो जो है 27 है। और बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 27 - 13, तो ये आ जाएगा बच्चों 14। तो इसका जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं ना, इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कितने 10, प्रोटॉन 13, ये 14, 10 13 14, 10 13 14, ये रहा 10 13 और 14, ठीक है। सीक्वेंस भी कभी कभी मैटर करता है, फिलहाल तो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी मैटर कर जाता है, इसमें भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है बच्चों असर्शन रीजन का है। नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किन्हीं भी दो एटम के पास सेम नंबर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हो सकते हैं क्या दो एटम के पास न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो सकती है? हाँ बच्चों, जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है उन्हें आइसोटॉन्स तो कहते हैं। आइसोटॉन्स का टॉपिक, आइसोटॉन्स एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में केवल आइसोटॉप और आइसोबार दिया हुआ है, लेकिन आइसोटॉन्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है। आइसोटोन का मैं एग्जांपल बच्चों, ठीक है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं ना बच्चों, उन्हें आइसोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दो एटम के पास, दो अलग अलग एटम के पास प्रोटॉन्स सेम नहीं होते। हाँ बच्चों ये तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। नो टू एटम्स हैव, बच्चों पहले वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि नो टू एटम्स हैव, कि नहीं होते, जबकि मैंने कहा होते हैं, उन्हें आइसोटॉन्स कहते हैं। ऐसे दो स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें आइसोटॉन्स कहते हैं, आइसोटॉन्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि नहीं होते हैं, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, होते हैं, ठीक है, होते हैं, गलत लिखा है। और इसमें देखो नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दो एटम के सेम प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, बिल्कुल सही लिखा हो बच्चों। अगर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है और उनके अगर सेम प्रोटॉन हो जाएंगे तो इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को जो है हम उसके प्रोटॉन से ही डिफाइन करते हैं, और अगर सेम प्रोटॉन हो गए तो उनके मतलब उनके एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा। दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम कैसे हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो सही लिखा हुआ है कि नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं हो सकते, ये सही लिखा है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन डी फॉर देहरादून राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, 7th का, ठीक है बच्चों, चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन पर। असर्शन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। अच्छा 19 कौन होता है बच्चों, पोटेशियम के, पोटेशियम के कहां से आया, कैलियम, कैलियम एक ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक का लेटर है, ठीक है। अच्छा वर्ड है, वर्ड। अच्छा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चों, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 19, और उनकी फिलिंग कैसे होती है, के शेल में आते हैं 2, एल में आते हैं 8, एम में भी आते हैं 8, और एन में आते हैं 1, ठीक है। अब ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये क्या कह रहा है, यहां पर एम में 9 कह रहा है, नहीं बच्चों,
किसी भी शेल के आउटर मोस्ट और शेल में और ऑर्बिट में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 9 आ सकते हैं। नहीं बच्चों, 9 एक इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा यार, ठीक है। तो ये होती है सही कन्फिग्रेशन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n²। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ बच्चों, इसी फार्मूले से तो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ठीक लिखा हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है। तो फिर से ऑप्शन डी सही है बच्चों, डी से देहरादून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन, शो डायग्रामेटिकली द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आयन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, ठीक है, इसका मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के आयन का। तो लिखो पहले मैग्नीशियम, कितना इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 12। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 12, ठीक है, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सर, ठीक है। अब इनका वो बनाओ स्ट्रक्चर। तो बच्चों पहले बनाते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हालांकि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर बच्चों मुझे कुछ लिखना है तो इसलिए मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों, 12, ठीक है। और मास भी बच्चों इसका ना 24 होता है। तो 24 में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो भी हो जाएंगे 12। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एडिशनल चीजें हैं। अब ये पहला शेल, के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इनको डार्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा शेल, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा शेल बच्चों, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, मैग्नीशियम का। अब बनाना है मैग्नीशियम आयन का, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। बच्चों देखो आयन कैसे बनेगा, मैग्नीशियम अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहता है, क्यों, अपने आउटर स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है बच्चों, इसका क्यों नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है। पर कैसे ये बोलना चाहिए, तो कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, लूज करेगा, ताकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तब मजे ही मजे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या रह जाएगी, 2,8, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स तो उतने रहेंगे बच्चों, प्रोटॉन्स पर कभी कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही असर पड़ता है न्यूट्रॉन्स पर, ठीक है। असर पड़ता है केवल इलेक्ट्रॉन्स पर। तो पहले शेल में 2 और अगले शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया मैग्नीशियम का आयन। तो बच्चों दोनों के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। कह रहा है कि उनके साइज को भी कंपेयर करो, कौन बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ, मैग्नीशियम भाई साहब अपने आयन से बड़े हैं। क्यों, क्योंकि बड़े हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है बच्चों। तो 3 शेल यानी कि इसके न्यूक्लियस के भी सेंटर से इसके आउटर मोस्ट शेल की दूरी ज्यादा होगी, और इसके न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट शेल की दूरी कम होगी। तो इसका एटॉमिक रेडियस वो ज्यादा होगा इससे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये साइज में बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। नाइन्थ बच्चों टेबल आ गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। सेकंड्स में आंसर निकलते हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है। और ऐसे चैप्टर जैसे कि बायोलॉजी के जो होते हैं उनमें याद करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना पड़ता है, फिर पहले याद करो फिर याद रखो, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों बायोलॉजी तो उतना मतलब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, लर्निंग सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। टेबल क्या कह रही है, अच्छा एलिमेंट दे रखे हैं 4, उनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, उनके मास नंबर दे रखे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है बच्चों, मास नंबर होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो छांटो ना ऐसे 2 एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है। तो देखो बच्चों 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों का ए और सी का एटॉमिक नंबर सेम है, और मास नंबर देखो अलग अलग है, 14 और 15। कौन है ये, नाइट्रोजन भाई साहब है, ये नाइट्रोजन का ही तो होता है एटॉमिक नंबर 7, तो ये नाइट्रोजन भाई साहब हैं, ठीक है। पर हम नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे बच्चों, फिलहाल हमें लिखना है ए और सी, उनके नाम ए और सी लिखे गए हैं। तो बच्चों ए और सी, रीजन कि उनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, डी और बी की वैलेंसी, डी और बी की और डी की वैलेंसी। पहले बी की निकाल लेते हैं बच्चों। बी का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, ठीक है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो होंगे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट,
K शेल में 2 और L शेल में 8, ऐसे। ठीक है, और बच्चों देखो इसका शेल तो पूरा भरा हुआ है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं भाई, एल शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स तो आ सकते हैं और 8 के 8 उसमें है। तो बच्चों ऐसे में ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की लूजिंग गेनिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, 0 वैलेंट एटम है ये, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल है। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल। ठीक है, कौन है ये, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ये है नियोन, आइडियल गैस, नोबल गैस, हाईली अनस्टेबल, और एटमॉस्फेयर में इनका कंसेंट्रेशन एक्सट्रीमली लो। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बी की। डी की भी निकाल देते हैं बच्चों वैलेंसी। डी का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो बच्चों उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 16 ही होंगे, और वो कैसे भरे होंगे, वो भरे होंगे 2 8 6, ऐसे 16 है ना, तो 2 और 8 10 और 6 16। ठीक है, अब बच्चों देखो ये तो अनस्टेबल है, ये तो नहीं है स्टेबल, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, कैसे, ये भी चाहेगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। उसके लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा कहीं से, 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहे हैं ना, तो कितने मांग रहा है, 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई मांगता है या लूज करता है वही तो वैलेंसी होती है बच्चों, वही तो वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी सर, बिल्कुल प्यारे बच्चों, 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन भी उड़ा डाला हमने। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनमें से किसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल सेम है। सर ये होता क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल, बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसके सेम है इनमें से। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, ए वाले एलिमेंट को ए के सेम होंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं यहाँ पर पैरों में और चरणों में, और मास नंबर कहाँ लिखते हैं, ऊपर सर पे, ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो होता है एटॉमिक, ये तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बच्चों, जितने प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि 7। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, 14 में से 7 को माइनस कर दो तो कितना आता है, 7। तो देखो तीनों सेम हुए या नहीं, प्रोटॉन भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, न्यूट्रॉन भी सेम, यानी कि इसके ए भाई साहब के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या सेम है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 10th वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चे पूछते हैं कि सर अगर आइसोटोप अलग अलग होते हैं, कार्बन के आइसोटोप अलग अलग हैं, कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, तो सर कार्बन का मास 12 ही क्यों लिखा जाता है, 13 और 14 क्यों नहीं लिखा जाता सर। तो बच्चों उसके लिए निकालना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। तो सर 12, 13 और 14 का एवरेज तो 13 ही आएगा। नहीं बच्चों, गणित की तरह एवरेज नहीं निकालना है, इसका निकालने का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा तो हम पढ़ते हैं कि कार्बन का मास कितना है, 12। क्यों, 13 14 ने क्या किया है भाई, उनका क्यों नहीं पढ़ते। तो चलिए बच्चों, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, हमने तो तीनों का एवरेज निकाला, अब वो 12 ही आया तो हम क्या करें, है ना। आप सोच रहे हो 12 कैसे आ जाएगा, तो देखो बच्चों फार्मूला क्या है। तो बच्चों एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो फार्मूला है बच्चों मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, फर्स्ट आइसोटोप इनटू में उसकी कंसंट्रेशन का परसेंटेज, ठीक है, प्लस में मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू में उसका कंसंट्रेशन का परसेंटेज, प्लस में मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू में उसका कंसंट्रेशन का परसेंटेज, और सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाय हो जाएगा 100। ये है फॉर्मूला।
ठीक है, यानी कि केवल मास नंबर नहीं देखना बच्चों, ये देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन का परसेंटेज। हमारे एटमॉस्फेयर में उस आइसोटोप की अबेंडेंस कितनी है, अबेंडेंस यानी कि मात्रा, कितने अमाउंट में वो पाया जाता है, इस चीज का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने में। देखो जरा उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है भाई, कार्बन 12 जो है कितना पाया जाता है, 98.93% पाया जाता है। कार्बन 13 कितना पाया जाता है, 13.91, 1.39 होना था बच्चा ये, ठीक है, 1.39 इसने होना था, ठीक है। अच्छा, इतना होता है। और कार्बन 14 ना बच्चों, कार्बन 14 तो न के बराबर पाया जाता है, क्या लिखा है, इन ट्रेसिस अमाउंट, ट्रेसिस मतलब बिल्कुल जो अवशेष बोलते हैं वैसे हिंदी में तो बच्चों, बिल्कुल मामूली से, जैसे कि ट्रेसिस पाए गए उसके डायनासोर के, मतलब है ही नहीं, बस वो दिखा दिखा कि हाँ भाई कभी थे, ठीक है, तो मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो ठीक है बच्चों, ये उनका कंसंट्रेशन का परसेंटेज है और ये फॉर्मूले में पुट होगा, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, कितना है 12, उसका मास नंबर 12 इनटू में उसका कंसंट्रेशन का परसेंटेज 98.93, ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, प्लस में का मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसका मास कितना है 13 इनटू में उसका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 1.3, ठीक है, ओके, प्लस में, प्लस क्यों करना है बच्चों जब दो ही है तो, क्योंकि कार्बन 14 तो ट्रेसिस अमाउंट में मिल रहा है ना, तो उसको क्यों लिखेंगे हम, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था, ठीक है, तो ये करीबन आता है 1186.68 और इसे सॉल्व करने पर आता है बच्चों 14.43, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अच्छा, इसको बच्चों सॉल्व जब करेंगे इट विल कम 1201 डिवाइड बाय 100, ठीक है, और इट विल कम बच्चों 12.01, 12.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 AMU, ठीक है, अब तो यू बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो 12 U बच्चों उसका आ गया एवरेज एटॉमिक मास। इसलिए बच्चों कार्बन 12 का, इसलिए कार्बन 12 नहीं, इसलिए कार्बन का मास हम 12 बोलते हैं, वो इसकी वजह से नहीं बोलते, वो आया ही 12 है, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, चलो नोट कर लो, लो स्क्रीनशॉट ले लो, आजकल नोट कहाँ करते हैं बच्चे, आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, ठीक है, ओके। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, फिर से टेबल का क्वेश्चन, कंपटीशन ऑफ, कंपटीशन, कंपोजिशन होना था यार, ये क्या, ये भी कंपोजिशन बच्चों, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो, ठीक है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है बच्चों, उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या दे रखी है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस की कंपोजिशन, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या रिलेशन है इनमें, इनमें क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है क्या, हाँ रिलेशन दिख रहा है बच्चों, क्या रिलेशन है देखो, प्रोटॉन्स, भाई एक्स के पास कितने प्रोटॉन है 18, यानी उसका एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, और वाई के पास प्रोटॉन कितने 20। अच्छा, न्यूट्रॉन इसके पास कितने 22 और उसके पास 20। बच्चों प्रोटॉन्स में अगर मैं न्यूट्रॉन्स जोड़ दूं, प्रोटॉन में अगर मैं न्यूट्रॉन जोड़ देता हूं तो बच्चों क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दिया तो मास नंबर, तो 18 में 22 जुड़ गया तो कितना आ गया 40, तो बच्चों x का मास नंबर कितना 40। अच्छा, जो y है बच्चों, y में भी अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दूं तो मास नंबर आ जाएगा, कितना आता है 40, यहाँ भी 40 आ गया, तो इसका भी 40 आ गया। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा रिलेशन, कौन है ये, आइसोबार है सर, ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, ऐसी स्पीसीज को हम आइसोबार कहते हैं बच्चों, तो ये आइसोबार है, तो बिल्कुल सही बात बच्चों, ठीक है। रिलेशन क्या है उनमें कि वो आइसोबार हैं सर, आइसोबार कौन से, जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग लेकिन मास नंबर सेम, ठीक है। अच्छा,
बच्चों देखो, वैसे तो उसने पूछा है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो कुछ बच्चे लिख देंगे केवल आइसोबार। बच्चों रीजन भी लिखना होता है, नंबर कटेगा यहाँ पर, पक्का कटेगा। बच्चा सोचेगा रीजन पूछा ही कहाँ है। बच्चों ऐसा नहीं होता है, बोर्ड में रीजन लिखना पड़ता है, पीछे बिना बताए भी लिखना पड़ता है, ठीक है, वरना नंबर कट जाते हैं। स्कूल में तो अपने टीचर को आप जो है, सर मेरा यहाँ पर काट दिया, मेरा यहाँ काट दिया, उसका इतना दे रखा है, मेरे को इतने दे रखे हैं, ऐसा बोल बोल करके जो आप अपने नंबर बढ़वा देते हो। बोर्ड में कॉपी देखने को नहीं मिलेगी वापस, तो किसको कहोगे, कोई नहीं है वहां सुनने वाला, ठीक है। तो y एलिमेंट था, अगला देखो, y एलिमेंट्स x डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन। x जो है रिएक्ट क्यों नहीं करता है किससे, क्या कहा, x रिएक्ट नहीं करता है, क्यों भाई, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्यों? अच्छा, अब समझ में आया। भाई साहब के पास 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 288, यानी कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा, एम शेल, वो क्या है, पूरा भरा जो हुआ है। अब पूरा भरा हुआ है तो स्टेबल हो गए भाई साहब, स्टेबल होंगे तो ना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए बच्चों को किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन है वो, वैसे अगर नाम देखा जाए तो कौन है ये 18 वाला, ये है आर्गन भाई साहब, आर्गन भाई साहब, ठीक है, एकदम स्टेबल पड़े हैं आराम से, किसी से कोई मतलब नहीं इसको, ठीक है। नोबल गैस, विच ऑफ देम इज मेटल एंड विच ऑफ देम इज नॉन मेटल, मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है। बच्चों देखो, जितनी भी हमारी आइडियल गैसेज हैं, आइडियल गैसेज मतलब यही स्टेबल एलिमेंट जो हमारे नोबल गैसेज, ये सभी की सभी गैसेज फॉर्म में पाई जाती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, सब की सब गैसीय स्टेट में है। तो ये तो होगी गैस स्टेट में, गैस मैं लिख देता हूं गैस स्टेट में। और वाई देखो बच्चों, वाई कौन है, ये वाई को देखो ना, एटॉमिक नंबर 20 है। कौन है ये, कैल्शियम भाई साहब हैं, कैल्शियम भाई साहब, ठीक है। और कैल्शियम भाई साहब क्या है, मेटल है जी, मेटल। और ये क्योंकि गैस थी तो ये क्या है, नॉन मेटल है सर, नॉन मेटल है सर, नॉन मेटल है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। अच्छा, रीजन बच्चों, आर्गन देखो, आर्गन तो क्या कहोगे आप कि वो नोबल गैस है, तो सर वो गैस स्टेट में होगी जो कि नॉन मेटल है। कैल्शियम, इसको कैल्शियम आपने आइडेंटिफाई किया, चीज है मेटल, लेकिन मेटल है। ये ज्यादा ये कह देना कि सर उसकी वैलेंसी नहीं, सर वो ये बोल देना कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है सर, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और लूज कौन करता है, हमेशा मेटल्स लूज करती है, इसलिए सर कैल्शियम मेटल है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओहो, ये क्या था, अच्छा ये रदरफोर्ड वाई जी के वो हैं कारनामे, ठीक है। रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था जिससे लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे बच्चों, और वो गोल्ड की फॉइल पर टकराते थे, और कुछ सीधे निकल जाते थे, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते थे, और बहुत ही रेयर क्या कर जाते थे, बाउंस बैक कर जाते थे, रिबाउंड कर जाते थे। तो इस ऐसे में रदरफोर्ड भाई साहब जी ने किसकी खोज कर ली थी, न्यूक्लियस की खोज कर ली थी, ठीक है। तो हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बच्चों, रदरफोर्ड। तो बड़ा आसान है, रदरफोर्ड ने किया था, क्या निकाला था, क्या खोज किया था उसने, न्यूक्लियस की खोज किया दिया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी यहाँ से। व्हाई डिड ही चूज गोल्ड फॉइल ओनली, गोल्ड की फॉइल क्यों चूज की बच्चों, वो चाहता है अल्फा रे की इस पर बारिश करवाना, बम्बार्डमेंट करवाना। और बच्चों अगर मोटी होगी गोल्ड फॉइल, अगर कोई हम मोटी शीट लेंगे तो बच्चों अल्फा पार्टिकल पार ही नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा न्यूक्लियस का। इसलिए रदरफोर्ड चाहते थे कि पतली से पतली मेम्ब्रेन ले, पतली से पतली फॉइल ले, ताकि अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो मोटी लेने का कोई फायदा नहीं था, तो पतली लेना चाहते थे, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली लेना चाहते थे। तो ऐसे में किस मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मेटल हाईली मलायबल होगा, जिसकी मलायबिलिटी और डक्टिलिटी हाई होगी। मलायबिलिटी किसे कहते हैं, क्लास कौन सी में, 7th 8th में आ जाता है शायद, मेटल नॉन मेटल चैप्टर वहां भी आता है, ठीक है। तो मलायबिलिटी और डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मलायबिलिटी कहते हैं कि पतली से पतली शीट्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, और डक्टिलिटी किसे कहते हैं, पतली पतली और लंबी तारों में कन्वर्ट हो जाने की एबिलिटी। तो बच्चों सबसे ज्यादा मलायबल और डक्टाइल नेचर किसका होता है, गोल्ड का होता है सर, इसलिए उसने चुना था। रदरफोर्ड वांटेड वेरी थिन शीट, एज थिन एज पॉसिबल, एंड ही न्यू, वो जानता था कि गोल्ड इज द मोस्ट मलायबल मेटल, दैट्स व्हाई ही चूज गोल्ड मेटल टू मेक दी फॉइल, ठीक है। चलो, व्हाट वर द कंक्लूजन मेड बाय हिम। अच्छा, क्या कंक्लूजन था बच्चों, कंक्लूजन से पहले उसने क्या
किया और फिर क्या ऑब्जर्व किया, तो इसको भी सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा उसने बम्बार्डमेंट करवाया बच्चों, ठीक है। अच्छा तो बच्चों उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बच्चों वो सीधे निकल जाते थे, सीधे निकल गए थे। इससे क्या मालूम पड़ा, इससे ये मालूम पड़ा बच्चों कि इसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, तभी तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसने बहुत कम स्पेस लिया हुआ है, न्यूक्लियस हैज ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस। और बच्चों कितने 12,000 में से कोई एक पार्टिकल, कोई एक अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 12,000 वो क्या हुआ, टकरा करके वापस आ गया। तो क्या हुआ होगा, वो बिल्कुल न्यूक्लियस पे टकरा करके, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर पे टकरा होकर फिर वापस आया होगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों कि पूरा का पूरा मास जो है एक एटम का वो किसके अंदर, एक हाईली डेंस वेरी स्मॉल जो सेंटर पर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर रिसाइड करता है। ठीक है, तो उसके बेस पर उसने कंक्लूजन क्या निकाले। कंक्लूजन बच्चों, पहला कंक्लूजन ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इट इज वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल एट सेंटर, सेंटर पर बड़ा ही स्मॉल पार्टिकल, हाईली डेंस है, हाईली डेंस होता है। हाईली डेंस किससे भरा होता है, पॉजिटिव चार्ज से, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या है बच्चों कि पूरा का पूरा मास जो है ना एक एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर ही डिसाइड करता है। ठीक है, बाहर नहीं होता है उसका मास। तो होल मास, होल मास, होल मास ऑफ एटम, एटम resides inside the nucleus, इनसाइड न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास उसी के अंदर होता है बच्चों, बाहर कुछ नहीं होता है। बाहर कुछ होता तो अल्फा पार्टिकल को जाने देता क्या, नहीं जाने देता। तो सर बाहर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता तो है इलेक्ट्रॉन्स, पर उनका मास कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने रोका ही नहीं अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, अच्छा तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेकिन ये नहीं बताया बच्चों कि कैसे घूम रहे हैं, बस बता दिया घूम रहे हैं, ये नहीं बताया कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट नहीं बताए, शेल्स नहीं बताई, और यही तो उसकी कमियां हैं, यही तो उसके ड्रॉबैक्स आते हैं। फिर वो ड्रॉबैक्स किसने दूर किए, वो ड्रॉबैक्स दूर किए नील बोर ने। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम तो रहे हैं लेकिन उनकी फिक्स ऑर्बिट है, एक फिक्स शेल है, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब फॉर्मूले दे डाले नील बोर जी ने। ठीक है, तो बच्चों ये हैं 3 कंक्लूजन मेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो 12 के 12 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बच्चों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा यार तुम लोगों ने। ठीक है, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों। और अगर आप कहेंगे किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करने की, एक्सप्लेन करने की, अक्सर बच्चों को फिजिक्स के चैप्टर में दिक्कत होती है, खासतौर पर ग्रेविटेशन में, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दूंगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।